हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 12 फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए अभी हम लोग जैक बोर्ड इकोनॉमिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं, जो आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त सभी। तो एक का सही उत्तर होगा, यहाँ पर सब उत्पादन का साधन है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आंसर ए होगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। 2 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर सब केंद्र समस्या है अर्थव्यवस्था का, तीनों, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में, इनमें से सभी। यहाँ पर सब अर्थव्यवस्था का प्रकार है। ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यहाँ पर कौन अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या है? क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, डी नंबर उपयुक्त सभी। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उपयोगिता का कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी किसने दिया है? मार्शल ने दिया है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता मैक्सिमम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर 8 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? सम सीमांत उपयोगिता नियम गॉसेन का दूसरा नियम है, यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार का मूल प्रतिपादक गॉसेन है। 9 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, गॉसेन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? उपभोग की इच्छा, एक निश्चित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, डी नंबर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर मांग के लिए सब तत्व होना जरूरी है, सब तत्व निहित होना आवश्यक है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के बदले में किया जाता है कहलाती है अस्तनापन्न वस्तुएं। अस्तनापन्न वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के बदले में किया जाता है, जैसे चाय के बदले कॉफ़ी, गुड़ के बदले चीनी। 11 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ जाती है। 12 का सही उत्तर ए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी अस्तनापन्न वस्तु है।
और स्तनापन वस्तुओं में एक का दाम बढ़ने से दूसरा का मांग बढ़ जाता है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन ए है मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मांग की लोच का फॉर्मूला होता है, परिभाषा होता है मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। 13 का सही उत्तर ऑप्शन ए। 13 का करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? पहला वाला होगा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन की मात्रा को मांग की कीमत लोच कहते हैं। 14 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विलासिता वस्तुओं की मांग। विलासिता वस्तुओं की मांग क्या होती है? अत्यधिक लोचदार होती है। 15 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। विलासिता वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है, ऑप्शन सी सही उत्तर 15 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पत्ति के साधनों का। 16 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर, उत्पत्ति के साधनों का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, उत्पादन का सक्रिय साधन है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उत्पादन का सक्रिय साधन है श्रम यानी लेबर। 17 का सही उत्तर बी होगा, लेबर उत्पादन का सक्रिय यानी एक्टिव साधन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना शुरू करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है? जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है? APP, MPP, TPP, ये सभी। उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी, ऑल। ठीक है, 18 का सही उत्तर होगा इनमें से सभी, डी नंबर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? बाजार। बाजार उत्पत्ति का साधन नहीं है। 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भूमि, श्रम, पूंजी ये सब है, ऑप्शन सी बाजार उत्पत्ति का साधन नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध पैमाने के प्रतिफल नियम से है। 20 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? मौद्रिक लागत में किसको शामिल करते हैं? सामान्य लाभ को, व्यक्त लागतें को, अव्यक्त लागतें को, उपयुक्त सभी को। मौद्रिक लागत में इन तीनों को शामिल करते हैं। 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सामान्य लाभ, व्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें तीनों को मौद्रिक लागत में शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर, उपयुक्त सभी 21 का। आगे देखिए 22, निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए। 22 बोल रहा है इनमें से कौन सा सूत्र सही है? TC बराबर होता है TFC जोड़ TVC। ऑप्शन ए देखिए, TVC बराबर TC माइनस TFC, ये सही है। 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, TVC बराबर TC माइनस TFC, क्योंकि TC बराबर होता है TFC जोड़ TVC। 22 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए 23, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम होता है आर्थिक लागत। 23 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए 24, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है?
ए आर बराबर एम आर होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर। औसत आगम बराबर सीमांत आगम होता है, यानी ए आर बराबर एम आर होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर 24 का। आगे देखिए 25, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक हैं। इनमें से कौन वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक है? पहला वस्तु की कीमत, दूसरा संबंधित वस्तुओं की कीमत, तीसरा उत्पादन के साधनों की कीमत, चौथा उपयुक्त सभी। 25 का सही उत्तर उपयुक्त सभी ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर सब पूर्ति का निर्धारक घटक है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही उत्तर 25 का। आगे देखिए 26 देखिए, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में कौन सा होगा? जब कीमत में थोड़ा परिवर्तन करेंगे और पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा तो पूर्ति का स्वरूप लोचदार होगा, एक से अधिक होगा। 26 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? बाजार का कौन सा गुण है, यहाँ पर खोजिए। पहला एक क्षेत्र, दूसरा क्रेता एवं विक्रेता की उपस्थिति, तीसरा वस्तु का एक मूल्य, चौथा उपयुक्त सभी। यहाँ पर सब बाजार का विशेषता है। बाजार एक क्षेत्र होता है, क्रेता विक्रेता की उपस्थिति होता है, वस्तु का एक मूल्य होता है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। 27 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए 28, बाजार की वह स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक ही क्रेता होता है कहलाता है। एक ऐसा बाजार जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही कस्टमर हो, विक्रेता नहीं बोला है, एक ही विक्रेता होने पर उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। लेकिन एक ही कस्टमर है तो उसको बोलेंगे मोनोप्सोनी मार्केट। मोनोप्सोनी, जिस बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही कस्टमर होता है उसको मोनोप्सोनी मार्केट कहते हैं। 28 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे देखिए 29, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन सा है? संतुलन कीमत का निर्धारक घटक कौन है? वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। संतुलन कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों के द्वारा होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 29 का। संतुलन कीमत का निर्धारक घटक वस्तु का मांग और पूर्ति दोनों है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही उत्तर होगा 29 का। आगे देखिए 30 देखिए, कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार किसने प्रस्तुत किया? कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार मार्शल ने दिया है। 30 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर। कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व के बारे में मार्शल ने बताया और समय को 3 भागों में बांटा। एगो अति अल्पकाल, एक अल्पकाल और एक दीर्घकाल। ठीक है, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल, 3 पार्ट में समय को बांटा मार्शल ने। 30 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, मार्शल। आगे देखिए 31, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। वेरी शॉर्ट पीरियड, अति अल्पकाल में पूर्ति क्या होगी? पूर्णतः बेलोचदार। 31 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, पूर्णतः बेलोचदार। अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है। आगे देखिए 32, पूर्ण प्रतियोगी फर्म को सामना करना पड़ता है। पूर्ण प्रतियोगी फर्म को कौन चीज़ का सामना करना पड़ता है? स्थिर कीमत का, स्थिर औसत आगम का, स्थिर सीमांत आगम का, उपरोक्त सभी का। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी, ऑल। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत बराबर ए आर बराबर एम आर होता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म को स्थिर कीमत का, स्थिर औसत आगम का और स्थिर सीमांत आगम का, तीनों का सामना करना पड़ता है।
32 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत बराबर औसत आगम बराबर सीमांत आगम होता है, जो उत्पादन के प्रत्येक स्टेप पर बिक्री के प्रत्येक स्टेप पर स्थिर रहता है। ठीक है, 32 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए 33, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है पूर्ण रोजगार का, समग्र कीमत स्तर का, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का, उपरोक्त सभी का। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है उपरोक्त सभी का, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। समष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार, समग्र कीमत स्तर यानी सामान्य कीमत स्तर और सकल राष्ट्रीय उत्पाद तीनों का अध्ययन करता है। 33 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। तो चलिए अभी हम लोग MCQ में इकोनॉमिक्स का 5वां वीडियो को देखें, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 33 MCQ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखें, जो आपके अप्रैल में होने वाले 5 अप्रैल और 18 अप्रैल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट यानी वरदान साबित होगी। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।